अपने छोटे भाई प्रमोद को बुलाता है और प्रमोद को बुलाने के बाद कहता है कि ये पेपर जो वकील साहब ने तैयार कर दिए हैं, इस पेपर पर तुम अपनी साइन कर दो। प्रमोद उस पेपर को पकड़ता है और कहता है भैया साइन तो कर दूंगा, लेकिन इस पेपर को पढ़ूंगा, क्योंकि विनोद उससे कहता है कि इस पेपर को तुम्हें बिना पढ़े साइन करने होंगे। अब उसका छोटा भाई प्रमोद उससे कहता है कि भैया बिना पढ़े मैं सादे कागज पर साइन नहीं करूंगा। वो कहता है कि दरअसल हमारे जिले के नामी वकील साहब ने इस पेपर को तैयार किया है, तब भी इस तुम्हें पेपर पर साइन करने के लिए कोई शंका है? तो वो कहता है कि भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, आज तक जो आपने कहा मैंने इस चीज को कभी भी नहीं टाला, लेकिन इस पेपर पर क्या दस्तखत करना है, क्या लिखा है, एक बार मैं अपनी भरपूर निगाहों से पढ़ूंगा, फिर ही मैं इस पर सिग्नेचर करूंगा। उसका बड़ा भाई कहता है कि ठीक है पढ़ लो। अब वो पन्ना पलट पलट कर पूरे पेपर को पढ़ने लगता है और उस पन्ना पलटने के बाद एक एक पन्ने को जैसे जैसे वो आगे बढ़ाता जाता है, उसके चेहरे पर अचानक से अनेकों प्रश्न चिन्ह उठने लगते हैं। आखिर उस लेटर में ऐसा कुछ लिखा था जिससे पढ़ने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोच में पड़ जाता है और अपने भाई की तरफ, विनोद की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि इतनी घटिया बातें इस लेटर में एक वकील के द्वारा मेरे खुद के भाई ने लिखकर क्यों दी। आखिर क्या लिखा था ऐसा लेटर में जो कि प्रमोद पढ़ने के बाद अपने बड़े भाई के ऊपर, जिस बड़े भाई को भगवान से ज्यादा मानता था, उस बड़े भाई के ऊपर वो आग बबूला हो जाता है। दोस्तों इसके पीछे की जो कहानी है वो वाकई बहुत दिल को छू लेने वाली एक सामाजिक कहानी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपके पास ऐसी सामाजिक और पारिवारिक कहानियां लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों कहानी को शुरू करने से पहले कुछ लोगों के नाम है जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर आया था। सबसे पहले उनका नाम लेना चाहता हूं और आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस गांव से, किस प्रदेश से सुन रहे थे, हमें कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट और सपोर्ट हमें हमारी कहानियों पर मिलता है उनका नाम हम अगली कहानी में जरूर लेते हैं। सबसे पहला नाम जो हमारी पिछली कहानी पर आया था वो था श्रवण कुमार का, जो कि हरदोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला कमेंट आया था विजय मिश्रा का, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला कमेंट जो आया था हमारे पास वो था सूर्या मंडल का, जो कि पश्चिम बंगाल से हमारी कहानी को सुनते हैं और उनका प्यारा सा सपोर्ट हमारे पास हमेशा बना रहता है। उम्मीद है आपको भी ये कहानी पूरी समझ में आएगी और पूरी कहानी सुनकर आप अपने दिल की राय, वक्तव्य, अपना दिल के उद्गार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों दरअसल कहानी की शुरुआत होती है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का एक छोटा सा गांव, जिस गांव में एक परिवार रहता था, एक किसान का परिवार। किसान का नाम होता है उजागिर। उजागिर के दो बेटे होते हैं, पहले बेटे का नाम विनोद और दूसरे का नाम होता है प्रमोद। विनोद और प्रमोद अपने पिता के साथ खेती बाड़ी का काम घर पर ही किया करते थे। घर पर खेती बाड़ी के काम में उन्होंने पिता का कुछ इस तरीके से सहयोग किया कि जो भी लोग इन दोनों बेटों को देखते उनके मुंह से ही निकलता कि भगवान ईश्वर अगर किसी को संतान दे तो भले ही 4 दिन बाद दे, लेकिन ईश्वर ऐसी ही संतान दे। दोनों की धीरे धीरे जब उम्र बढ़ने लगती है, दोनों के उम्र में 2 साल का फासला होता है। सबसे पहले उजागिर जो है वो अपने बड़े बेटे विनोद की शादी कर देता है। विनोद की जब शादी कर देता है उसकी पत्नी आ जाती है। इधर जो उसका छोटा भाई होता है प्रमोद, वो पढ़ाई लिखाई में ठीक था और पढ़ाई लिखाई में ठीक होने के दौरान उसका बड़ा भाई जो विनोद होता है वो कहता है कि प्रमोद तुम दिल लगाकर पढ़ो और मैं जो भी खर्चा आएगा, पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं, इधर माता और पिता जो है वो दोनों बूढ़े हो चुके थे, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगा। लेकिन दोस्तों जो प्रमोद होता है, प्रमोद पढ़ाई के दौरान कुछ अय्याश लड़कों के साथ उठने बैठने लगता है और उसकी आदतें धीरे धीरे बुरी हो जाती हैं। अब घर वालों को, पास पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि बड़े भाई और बुजुर्ग माता पिता को भी लगने लगता है कि चूंकि अब इसकी उम्र हो गई है और इसका जो है कई गलत लड़कों के साथ, बैटरी लो बता, इसका कई गलत लड़कों के साथ उठना बैठना हो चुका है। अब हमारे समाज में होता क्या है
कि अगर कोई लड़का अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है, कहने का मतलब 18 साल के ऊपर हो चुका है, और वो कहीं गलत सोहबत में बैठने लगता है, तो गांव परिवार रिश्तेदार सब कहते हैं कि भैया इनकी शादी कर दो, ये पटरी पर आ जाएंगे। वही चीज प्रमोद के साथ भी लागू हुई है। प्रमोद की शादी कर दी जाती है, और प्रमोद की जब शादी कर दी जाती है, उसकी दुल्हन जिसका नाम होता है रीता, रीता उसके घर जब दुल्हन बनकर आती है, तो कुछ दिन बाद प्रमोद को एक संतान पैदा होती है, एक बेटा पैदा होता है, और प्रमोद पूरी तरीके से लाइन पर आ जाता है अपने फैमिली के साथ। वो अच्छे से जीवन को गुजारने लगता है, घर में सारी खुशियां होती हैं, दोनों भाई एक साथ ही काम करने लगते हैं। अचानक प्रमोद की पत्नी एक दिन खाना बना रही होती है, और प्रमोद की बड़ी भाभी यानी कि विनोद की पत्नी भी खाना बना रही होती है। दोनों में आपस में बहस होने लगती है, और जब बहस होने लगती है, ये आवाज दोनों भाइयों के कानों में जाती है, तो विनोद घर के अंदर आता है, अपनी पत्नी को चुप कराता है। लेकिन जब प्रमोद घर के अंदर आता है, तो अपनी पत्नी को चुप नहीं कराता है, बल्कि अपनी भाभी की तरफ से बोलने लगता है। और जब ये प्रमोद अपनी भाभी की तरफ से बोलने लगता है, तो ये बातें उसकी पत्नी रीता को बहुत बुरी लगती है। रीता अपने पति से कहती है कि अगर तुम माँ की तरफ बोलते, यानी कि सासू माँ की तरफ बोलते, ससुर की तरफ बोलते, तब मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन तुम कैसे पति हो कि तुम जो है अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी बड़ी भाभी की तरफ मतलब बात कर रहे हो, अपनी भाभी का सपोर्ट कर रहे हो, जबकि तुम्हें मेरे तरफ सपोर्ट करना चाहिए। वो अपनी पत्नी रीता से कहता है कि रीता, तुम गलत तरीके से अपना दिमाग चला रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर गलती तुम्हारी थी, बड़ी भाभी की गलती नहीं थी, इसलिए मैंने बड़ी भाभी का सपोर्ट किया। अब उसी दिन से रीता और प्रमोद के जो संबंध थे, वो धीरे धीरे खटास में बदलने लगते हैं, और स्थिति यहां तक आ जाती है कि दोनों में आए दिन कुछ न कुछ टूटू मैं होने लगती है। दोनों एक दूसरे से गुस्सा रहने लगते हैं। अब उसकी पत्नी रीता उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाने लगती है, और ये दबाव जब ज्यादा बढ़ जाता है, तो एक दिन प्रमोद अपनी पत्नी रीता को खींचकर एक हाथ मार देता है। और जब अपनी पत्नी रीता को एक हाथ खींचकर मार देता है, उसकी पत्नी रीता तुरंत अपने मायके वालों को फोन करती है, और मायके वालों के साथ सीधा वो घर चली जाती है। प्रमोद बहुत रोकता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उसने पूरा मन बना लिया था कि नहीं, ऐसे पति से तो बिना पति ही अच्छा है रहना, क्योंकि उसका पति ऐसा है। उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि वो उसका सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि अपनी भाभी का सपोर्ट करता है। जब रीता जाने लगती है, तो प्रमोद उससे कहने लगता है कि रीता, तुम मत जाओ, ये अच्छी चीज नहीं है, हमारे बीच में एक बच्चा है, और लोगों के दिमाग में क्या बातें आएंगी, समाज क्या सोचेगा। लेकिन रीता को इन सब बातों से फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि रीता पूरी तरीके से मन बना चुकी थी, और अंततः वो अपने माता पिता के साथ अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद धीरे धीरे 1-2 महीने का समय गुजरता है, और 1-2 महीने के अंदर उसके माता पिता, उसके जो भाई थे, भाइयों में 2 भाई थे उसके, रीता के दोनों की शादी हो चुकी थी, जो भाभियां थी वो आती जाती थी। तो भाभियों को धीरे धीरे जो है वो बुरा लगने लगता है कि ये ननद होकर यहाँ पर आई है, और एक बच्चा भी है, इसको लेकर यहाँ पर खाना पीना खाती है, रहती है। भाभियां अब जो है वो धीरे धीरे उसको अवहेलना देना शुरू करती हैं कि आप अपने घर क्यों नहीं जाती। लेकिन अब 2 महीने के अंदर रीता को लगने लगता है कि मैं अपने पति को छोड़कर आई हूँ, और ऐसे में मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। लेकिन अब जब बड़े भाइयों को, उसके रीता के जो बड़े भाई थे, उन बड़े भाइयों को लगता है कि उसकी पत्नियां अब उसकी बहन की वजह से उनसे लड़ने लगी हैं, तब वो लोग भी इस चीज का विरोध करते हुए अपनी बहन से कहते हैं कि बहन, ऐसा है कि हमने तुम्हारी शादी कर दी, और तुम्हें अगर वहां नहीं रहना है, तो तुम जो है अपने पति को तलाक दे दो, जो भी पैसा लगेगा हम लोग तुम्हारा तलाक करवा देंगे, और तलाक देने के बाद हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे, तुम अपने घर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब हमारा घर बिगड़ रहा है। अब वो रीता जो बहन थी, उसको आत्मग्लानि होने लगी थी। जिस भाई को शादी के बाद वो जी से ज्यादा, अपने जान से ज्यादा मानती थी, जिस माँ बाप को वो जान से ज्यादा मानती थी, वही माँ बाप उसके लिए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दुश्मन बन चुके हैं। हालांकि दोनों भाइयों ने जब मुंह खोलकर कह दिया कि तुम्हारे वजह से, सिर्फ तुम्हारे वजह से हमारे दोनों भाई की जो है वो बीवियां हमसे सही से बात नहीं करती हैं, तब वो बहुत कुछ सोचने लगती है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। और इधर वो पति के बारे में, प्रमोद के बारे में सोचती है कि प्रमोद भी तो 2 महीना हो गया, एक बार ना बेटे की खबर ली, और एक बार ना मुझसे मिलने ही आया। अब इधर प्रमोद के अंदर गुरूर, पति के अंदर गुरूर था कि मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा, वो खुद ही आएगी, और इधर रीता के अंदर गुरूर था कि मैं पति से मिलने नहीं जाऊंगी, बेशक मुझे शादी करनी पड़े।
अब भाइयों की कही गई बातों का ऐसा असर होता है कि अपने भाइयों से खुद ही कह देती है कि मेरा तलाक करवा दो। और फिर क्या था, चट मंगनी पट ब्याह वाली स्थिति उत्पन्न होती है और रीता फिर अगले दिन भाइयों के साथ कोर्ट में पहुंच जाती है और कोर्ट में एक तलाक की रिट पिटीशन दायर होती है, एक मुकदमा दायर होता है। और उसका नोटिस जैसे ही प्रमोद को प्राप्त होता है, प्रमोद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि जिस पत्नी को वो भगवान से ज्यादा मानता था, वो पत्नी उसे उससे तलाक लेने के लिए कोर्ट में पहुंच गई। नोटिस पहुंचता है, नोटिस पहुंचने के बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। तब भी न रीता अपने पति के पास जाती है और न प्रमोद ही अपने उस पत्नी के पास जाता है। अचानक धीरे धीरे कोर्ट का केस चलने लगता है दोस्तों। कोर्ट का केस चलते चलते करीब 2 साल का वक्त गुजर जाता है और अब फैसले की घड़ी आ जाती है। जिस दिन दोनों का तलाक होना था, दोनों सुबह ही अपने परिजनों के साथ कोर्ट में पहुंचते हैं। कोर्ट में पहुंचने के बाद उससे फिर से दोबारा साइन करने को कहा जाता है प्रमोद से। और साइन का जो पेपर था वही पेपर था जो उसके भाई ने तैयार करवाया था, जिस पर उसने साइन किया था और भाई को गुस्सा हो गया था, जिसमें भद्दे भद्दे आरोप लगाए गए थे रीता के ऊपर। जज साहब जब सर ऊपर करके उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी पत्नी चरित्रहीन है, अब वो इन बातों का जवाब नहीं दे पाता है और कटघरे से निकलता है। कहता है साहब मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए, मैं कोर्ट की जो कार्रवाई उसे 10 मिनट के रोकना चाहता हूं। वो अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है कि तुम्हें अगर तलाक देना है तुम तलाक दे दो, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाएगा कि मैं भरे कोर्ट में तुम्हें एक चरित्रहीन नारी कहूं और चरित्रहीन पत्नी कहूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काफी दिन गुजारा है, हमारे बीच एक बच्चा है। तो तुम तलाक दे दो, जो तुम्हें मुआवजा चाहिए वो दे दूंगा, लेकिन मैं भरी कोर्ट में तुम्हें चरित्रहीन नहीं कह सकता हूं। अब पत्नी रीता की आंखों में आंसू आ जाता है कि एक पति जिससे वो तलाक दूसरे के अपने भाइयों के कहने पर तलाक लेने जा रही, वो पति आज भी इतना ईमानदार है कि वो अपनी पत्नी को कोर्ट में चरित्रहीन करने के लिए नहीं तैयार है। इधर रीता से जज साहब पूछते हैं कि क्या पति आपको मारता था। रीता सोचती है कि पति ने तो कभी मुझे डांटा भी नहीं, कभी गुस्सा भी नहीं हुआ। ऐसे गलत आरोप उसके भाइयों ने, वकील ने बढ़ा चढ़ा कर पूरे कोर्ट में लिखवाए हैं। रीता भी कहती है कि साहब मुझे एक दिन की मोहलत दी जाए। अब कोर्ट पूरी तरीके से उठती है और एक दिन की मोहलत दी जाती है। एक दिन की मोहलत जब दी जाती है कि अगले दिन कोर्ट की कार्रवाई चलेगी, दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं कोर्ट के, वहां पर एक बैटरी रिक्शे वाला काफी देर से इंतजार कर रहा होता है। वो दोनों को बैठाता है एक साथ, उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेता है और उसके पास उसे एक अनजान जगह पर लेकर जाता है दोनों को। और दोनों को अनजान जगह ले जाने के बाद एक टूटा सा खंडहर सा घर, जिसमें सिर्फ एक कमरा था, टूटी हुई चारपाई पड़ी थी, चारों तरफ से कमरा बिखरा। कमरा ऐसा था कि बारिश होने लगे तो बारिश पूरी तरीके से वो व्यक्ति जिसकी चारपाई लगी वो भीग जाए। अब ये दोनों पति पत्नी कहते हैं कि चाचा आप मुझे क्यों लेकर आए। वो दोनों का नाम जानता था। प्रमोद को कहता है कि आपका नाम प्रमोद है और आपका नाम रीता है। ये दोनों पति पत्नी पूछते हैं कि चाचा आपको हमारा नाम कैसे पता है। कहता है बेटा देखो, अभी तुम जवान हो दोनों लोग, और मैं देखो मैं बुजुर्ग हो चुका हूं पूरी तरीके से, और ये जो घर है मेरी पत्नी का और मेरा जीवन इस घर में बहुत अच्छे से गुजर रहा था। लेकिन स्थितियां ऐसी आई छोटी छोटी बातों पर कि हमारा पत्नी से बहस हो गई और पत्नी ने मुझसे बहस कर ली और फिर वो मुझे छोड़कर चली गई और उसने जाकर कोर्ट में मुझे तलाक दे दिया। और तलाक के 8 साल बाद वो आज मुझे याद करती है, मुझे कही कि आ जाओ लेने के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, मेरे माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए, घर की ये स्थिति हो गई, अब मेरे पास बचा क्या है। अब मैं जैसे तैसे इसी रिक्शे को चलाकर अपना गुजारा करता हूं। बेटा चाहे जैसे भी हो, चाहे जो भी हो, तुम पति पत्नी हो, हमेशा संबंध जो है एक दूसरे को समझने से चलते हैं और एक दूसरे को बातों को समझकर जीवन में उतारने से ही संबंध चलते हैं। बेटा मैं तुम्हें ये टूटा सा खंडहर घर इसलिए दिखाने लाया था कि अगर शायद मैं या मेरी पत्नी समय से चीजों को समझ गए होते तो आज ये घर वीरान ना बना होता, बल्कि एक अच्छा सा महल दिखता। भले ही घर कच्चा रहता लेकिन उसमें प्रेम रहता, आज मेरे भी बच्चे होते। आज मैं उम्र के इस पड़ाव पर आ चुका हूं, अब बूढ़ा हो चुका हूं, मुझसे रातें कैसे कटती हैं मेरे दिल से पूछो। वो बुजुर्ग काफी देर तक दोनों पति पत्नी को समझाता है। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं, उन्हें लगता है कि वो गलत कर चुके हैं। अब प्रमोद अपनी पत्नी रीता से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। तब रीता कहती है कि नहीं,
मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए आज भी तैयार नहीं हूं। तो कहता है क्या फिर तुम अगले दिन कोर्ट की कार्रवाई में मुझे तलाक दोगी? अब वो सोच में पड़ जाती है, कहती है कि तलाक दूंगी या नहीं, तुमसे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 2 साल का दिन गुजर गया और 2 महीने के बाद जब मैंने तुम्हारे ऊपर कोर्ट में तलाक का केस दायर किया था, उस दौरान तुम्हें मुझे इतनी भी याद नहीं आई, मेरी छोटे बच्चे की इतनी भी याद नहीं आई कि तुम मेरे पास आ सकते थे। प्रमोद की आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहता है कि मैं कई बार तुम्हारे घर आया, लेकिन तुम्हारे भाइयों और तुम्हारे पिता ने मुझे मिलने नहीं दिया। रीता कहती है ऐसा है? वो कहता हाँ बिल्कुल ऐसा है। अब रीता और प्रमोद वहां से निकलते हैं और कहते हैं कि छोड़ो कल की कोर्ट की कार्रवाई, हमें किसी को तलाक नहीं देना है। बुजुर्ग की बातें उनके दिल में घर कर जाती हैं। दोनों वहीं से उसके बैटरी वाले रिक्शे पर बैठते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। अगले दिन वो कोर्ट की कार्यवाही में पहुंचते भी नहीं और जज साहब अगले दिन जब बैठते हैं, दोनों नहीं पहुंचते हैं। जज साहब काफी दिन के लिए उस पूरे फैसले को टाल देते हैं और फिर बीच में एक दिन बिना किसी से मिले, बिना किसी से पूछे, ना ही रीता अपने भाइयों से पूछती है, ना भाभी से पूछती है, ना भैया से पूछती है, क्योंकि उसकी शादी तो उन लोगों ने कर दी थी। अब जो कुछ था उसका पति था और इधर वो अपने बड़े भाई से न पूछता है प्रमोद और ना अपनी भाभी से पूछता है। वो सीधा कोर्ट में दोनों जाते हैं और दोनों सुलहनामा करते हैं और अपनी आगे की जिंदगी जो है वो अच्छी तरीके से गुजारते हैं। वो घर जो कभी टूटने के कागार पर था, वो घर पूरी तरीके से सज जाता है। एक बच्चा इनके पास होता है, कुछ दिन बाद एक बच्चा और जीवन में आ जाता है। पूरा परिवार किलकालियों से गूंज उठता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना था कि हमारे आस पड़ोस, हमारे अगल बगल, हमारे गांव में, हमारे शहर में ऐसे बहुत से दंपत्ति पड़े हैं, ऐसे बहुत से पति पत्नी पड़े हैं जिनमें छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती है और ईगो कुछ इतना बढ़ जाता है, अंदर से इतना ज्यादा ईगो बढ़ जाता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं पूछूंगा, तुम मुझे कभी नहीं पूछोगी। और ईगो बढ़ने का जो पीछे का कारण होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं से अपना दिमाग नहीं होता है, किसी और का दिमाग होता है। और ऐसी स्थितियों में जब आप एक पति पत्नी हैं या एक दंपत्ति जीवन अच्छे से गुजार रहे हैं, तो कृपया करके छोटी मोटी चीजों को अपना सम्मान का प्रश्न चिन्ह ना बनाए, अपने ईगो को इतना ज्यादा ना बढ़ा लें कि एक पति पत्नी के बीच में, जिसके साथ आपने साथ फेरे लिए हैं, जिसके साथ आपने आजीवन जीवन गुजारना है, जो आपका जीवन साथी है, उसके साथ ऐसा प्राउड ना करें, ऐसा घमंड ना लाएं। वो आपका है, अपना है, मजबूरी में वही आपके साथ खड़ा रहेगा। तो ऐसा कृपया ना करें। छोटी छोटी बातों से रिश्ता बिगड़ जाता है। इन छोटी छोटी बातों को जीवन में इग्नोर कर देना, अब ओझल कर देना ही आपके जीवन के लिए वरदान साबित होगा और आपका जीवन एक अच्छी रास्ते पर, एक उज्जवल मार्ग पर प्रशस्त होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आज की कहानी आपको समझ जरूर आई होगी। इस पूरी कहानी के बारे में आप रीता के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप प्रमोद के बारे में क्या कहना चाहते हैं, पूरे परिवार के बारे में आपका क्या कहना है, अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। उम्मीद रहेगा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, कहां से सुन रहे थे, ताकि हमें भी पता चले कि आप ये पूरी कहानी कहां से देखते हैं। कहानी अगर थोड़ी सी भी आपको समझ में आई हो, कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो दोस्तों, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली पारिवारिक और सामाजिक कहानी के साथ आपको जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।